हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शैलजा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था इंडिया के दो टॉपिक्स हमने कवर किए थे पिछले लेसन में, एक लोकेशन ऑफ इंडिया और एक साइज़ ऑफ इंडिया। तो साइज़ ऑफ इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको उससे डिस्कस करना चाहूँगी। मैंने आपको बताया था कि जो गुजरात का टाइम है ये अरुणाचल प्रदेश के टाइम से लैग करता है 2 आवर्स के लिए, और जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इससे ही हम लोग अपना टाइम स्टैंडर्ड टाइम काउंट करते हैं। ये भी बताया था मैंने आपको, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में सिचुएटेड है। कुछ बुक्स में आप देखेंगे या कुछ लोग जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं वो लोग देखेंगे कि इसको वहाँ पे नैनी मेंशन कर किया गया है, कि जो नैनी है जो इलाहाबाद में है उसको मेंशन किया गया है कि वहाँ से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हुआ है। आप इसको भी देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक्स को ही स्टैंडर्ड बुक माना गया है, और अगर आपकी बुक में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश लिखा गया है तो आप मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश को ही सही मान के चलिए। अब हम ये नीचे एक चार्ट दिया गया है 1.2, इस चार्ट को आप देखिए। इसमें क्या है, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा इंडिया है वो एरिया वाइज वर्ल्ड में 7th पोजीशन रखता है। तो इसमें सब पोजीशंस कंट्रीज़ की शो की गई है कि जो इंडिया से पहले 6 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं चार्ट में कि रशिया है, रशिया जो है ये सबसे बड़ा दिखाया गया है, और इसमें इसका एरिया भी बताया गया है। ये पूरे वर्ल्ड के एरिया का 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा कंट्री जो इन पूरे वर्ल्ड का है वो रशिया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री रशिया है। और फिर पूछेंगे कि इंडिया का कौन सी पोजीशन है, तो आपको इंडिया के बारे में बताना पड़ेगा कि एरिया वाइज वर्ल्ड में इंडिया की 7th पोजीशन है। यहाँ पे देखिए मैं सबका नाम पढ़ रही हूँ। सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट कंट्री है वो रसिया है, सेकंड नंबर पे कनाडा है, थर्ड नंबर पे यूएसए है, फोर्थ नंबर पे चाइना है, फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील है, सिक्स्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7th नंबर पे हमारा प्यारा इंडिया है। और इसमें देखिए इंडिया का एरिया वाइज क्या पोजीशन है, इसका एरिया वाइज पोजीशन 7th है, और ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो अब हम इसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे कि इंडियन लैंड मास का एशिया में क्या लोकेशन है। तो इंडियन लैंड मास का लोकेशन एशिया में सेंट्रल लोकेशन है। तो जो ये इंडिया हमारा प्यारा इंडिया है ये ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में पड़ता है। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। अब हम ये देखेंगे जो हमारा इंडिया है ये वेस्ट में और ईस्ट में कैसे सब कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। तो ये जो है ये बीच में पोजीशन है, इसका सेंट्रल लोकेशन है। Note that the Deccan Peninsula protrude into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast। जो हमारा इंडिया है इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है वो हमको वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है, और जो हमारे इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है ये हमको साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से जोड़ता है।
No other country has the long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is the India's eminent position in the Indian Ocean. तो इंडियन ओशियन में जो हमारा इंडिया है, इसकी जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की नहीं है, जो हमारे इंडिया को बहुत महत्वपूर्ण बना देती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बना देती है। इसकी जो स्ट्रेटजिकल सेंट्रल लोकेशन है, इसको इम्पॉर्टेंट बना देती है। इसको आप याद रखिएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे डू यू नो के बारे में। एक इसमें डू यू नो फैक्ट दिया गया है, इसको आप जानिए। Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। जब तक सुएज कैनाल नहीं बना था, तब तक जो डिस्टेंस था इंडिया का, वो यूरोप से 7,000 किलोमीटर अधिक था। जैसे ये शॉर्टकट बन गया है सुएज कैनाल के बनने से, जो यूरोप और इंडिया के बीच का डिस्टेंस है, ये अबाउट 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया है। तो आपको ये याद रखना है कि यूरोप और इंडिया का डिस्टेंस सुएज कैनाल बनने से कितना रिड्यूस हुआ है, ये 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हुआ है। द सेकंड पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि सुएज कैनाल किस ईयर में बना है। तो सुएज कैनाल जो ओपन हुआ है, बना तो ये पहले बनने में काफ़ी समय लगा, लेकिन ये जो ओपन हुआ है सुएज कैनाल, ये 1869 में ओपन हुआ है। 1869 आप कैसे याद रखेंगे? आपको पता है बर्थ ईयर महात्मा गांधी का कौन सा बर्थ ईयर है उनका? 1869 ही उनका बर्थ ईयर है, और इसी में सुएज कैनाल भी ओपन हुआ था। इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिए और याद रखिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज, टॉपिक चेंज हुआ है? नो, द नेक्स्ट पेज इज, अब जो नेक्स्ट पेज है, इसमें इंडिया के कॉन्टेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि इंडिया का कॉन्टेक्ट जो वर्ल्ड था वो कैसा था। इंडियाज कॉन्टेक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मैरीटाइम कॉन्टेक्ट है, उससे जो लैंड कॉन्टेक्ट है इंडिया का, वो वर्ल्ड से बहुत अधिक पुराना है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया की खोज किसने की है? इंडिया की खोज नहीं, मतलब इंडिया तो पहले से था। इंडिया के लिए सी रूट की खोज किसने की है? तो इंडिया के लिए सी रूट की खोज वास्को डी गामा, सब जानते हैं आप, वास्को डी गामा ने की है। वास्को डी गामा इंडिया कब आया था? 1497 में आया था। तब हमारा जो है वो वर्ल्ड से मैरीटाइम कॉन्टेक्ट हुआ था। उससे पहले कैसे कॉन्टेक्ट था वर्ल्ड से? जो हमारा उससे पहले वर्ल्ड से कॉन्टेक्ट था वो लैंड रूट से था। तो जो लैंड रूट का कॉन्टेक्ट है वो वर्ल्ड से मैरीटाइम कॉन्टेक्ट से बहुत पुराना है। तो इसमें क्या हुआ? द वेरियस passes across the mountain in the north has provided passes to the ancient traveler। पुराने समय में आपने ये पढ़ा होगा कि बहुत से एंशियंट ट्रेवलर्स आए थे इंडिया में। जो बुक्स हैं उनमें, जो ओल्ड बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उनमें मेंशन है कि बहुत सारे ट्रैवल हमारे इंडिया आए थे। वास्को डी गामा तो बहुत बाद में आया है, वास्को डी गामा से पहले ही कितने सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आए हैं। तो उनके बारे में, जैसे इबन बतूता के बारे में आपने जाना होगा, या फायान के बारे में जाना होगा, तो ये सब थे, ये ट्रैवलर्स थे। तो ये सब आए थे इंडिया से, तो ये सब लैंड रूट से ही आए थे। ठीक है। अब इसमें These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time। तो जब भी ट्रैवलर्स आते हैं या दो लोग मिलते हैं तो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और कमोडिटीज़ होता है। तो इसी तरह से जब ये ट्रैवलर्स इंडिया आते थे तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और कमोडिटीज़ होता था। तो इंडिया से द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा, द इंडियन numerals and decimal system thus could reach many parts of the world। तो जो इंडिया से हम पूरे वर्ल्ड में क्या क्या गया? इंडिया से पूरे वर्ल्ड में उपनिषद के आइडिया गए, रामायण के बारे में लोगों ने जाना, जो पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं उनको लोगों ने जाना, और जो इंडियन न्यूमेरल्स और डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम और न्यूमेरल्स, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम कहाँ से गया है? इंडिया से ही गया है। तो ये पूरे वर्ल्ड में लैंड रूट के थ्रू ही इसका प्रचार प्रसार हुआ है। और जो इंडिया है, इसमें इसके जो स्पाइसेस थे, जो मसलिन क्या है? टाइप ऑफ क्लोथ है।
तो स्पाइसेस, मसलिन और अदर मर्चेंडाइज पूरे वर्ल्ड में इंडिया से ही पहुँचे हैं। हाँ, सब डिफरेंट कंट्रीज़ में यूरोप के इंडिया से पहुँचे। और इंडिया को भी कुछ मिला होगा बर्ड से। ऑन दी अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मीनारेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। तो ग्रीक का इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया में बहुत पड़ा। जो वहाँ से लोग आए वो अपने साथ ग्रीक स्कल्पचर्स को लेके आए, जो हम आज देखते हैं कि ये डोम स्टाइल है या मीनारेट्स हैं। तो ये कहाँ से, ये कल्चर कहाँ का है? ये ग्रीक कल्चर है। तो ये ग्रीक कल्चर हमको मिला है। ये एक तरह से आइडियाज़ और कमोडिटीज़ का आदान प्रदान है, एक्सचेंज है। ठीक है, अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज़ नेबर। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिकल पोजीशन इन दी साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिकल पोजीशन है। अब इसमें पुरानी बुक में आप देखेंगे कि इसमें मेंशन किया गया है कि इंडिया के 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। लेकिन अब आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये बताना है अब इंडिया के प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट्स हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 स्टेट है। आपको 28 स्टेट से याद करना है। और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है? पहले 7 थी, अब यूनियन टेरिटरीज़ 8 हो गई। तो याद रखिए कि इंडिया में अब 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अच्छा, इंडिया अपनी बाउंड्री किस किस से शेयर करता है? तो इंडिया अपनी बाउंड्री किस किस से शेयर करता है, ये आप याद रखिए। नॉर्थ वेस्ट में जो इंडिया है वो 3 कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफ़गानिस्तान, नंबर 3 चाइना का तिब्बत पोर्शन है, उससे इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब नॉर्थ में इंडिया अपनी बाउंड्री किससे शेयर करता है? नॉर्थ में इंडिया अपनी बाउंड्री 2 कंट्रीज से शेयर करता है, एक नेपाल और एक भूटान। अब ईस्ट में इंडिया अपनी बाउंड्री किससे शेयर करता है? तो ईस्ट में हमारा प्यारा इंडिया अपनी बाउंड्री म्यांमार और बांग्लादेश से शेयर करता है। द साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी। अब ये तो नेबर्स थे, ये लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इन इंडिया के साथ। अब हम साउदर्न नेबर्स को देखेंगे जो अक्रॉस द सी है। इसमें कौन से 2 कंट्रीज़ हैं? ये दोनों ही आइलैंड कंट्रीज़ हैं। इनका नाम है श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका is separated from India by the narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से जो श्रीलंका है, ये हमारा जो साउदर्न नेबर है, ये सेपरेट होता है इंडिया से। और जो दूसरा हमारा साउदर्न नेबर है मालदीव आइलैंड, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये हमारे इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है। ठीक है बच्चों, इंडिया हैज़ a strong geographical and historical links with her neighbors। ओके बेटा, अब मैं आपको फाइंड आउट दिया गया है, ये पेज नंबर 4 NCERT में फाइंड आउट दिया गया है। इस फाइंड आउट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी यूनियन टेरिटरीज वेस्टर्न कोस्ट में है और कितनी यूनियन टेरिटरीज ईस्टर्न कोस्ट में है। दूसरा, एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। आपको बताया मैंने या आप जानते हैं एरिया वाइज कौन सा स्टेट स्मॉलेस्ट है? सभी जानते हैं आप लोग। एरिया वाइज गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है। और विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, ये भी आप जानते हैं कि राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है। फ्रॉम द प्राइमरी सेक्शन यू आर रीडिंग अबाउट इट कि कौन सा स्टेट बड़ा है, कौन सा स्टेट छोटा है। 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पूरी तरह याद रहता है। तो अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता है क्या? ठीक है, मैं आपको मेमोराइज कर देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्या है? द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, ये दमन एंड दीव हैं, दादरा एंड नागर हवेली है, माहे पौंडीचेरी है और लक्षद्वीप है। अब दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली, इसको केवल एक ही यूनियन टेरिटरी मान लिया गया है। पहले ये 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, तो अब इस तरह से एक यूनियन टेरिटरी जो है दीव एंड दमन, दादरा एंड नागर हवेली है, दूसरी माहे पौंडीचेरी है और फिर लक्षद्वीप है।
यूनियन टेरिटरीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है? तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पौंडीचेरी है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ओके बेटा, नेक्स्ट में क्या है? अभी स्टेट्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये सेकंड वाला था। स्टेट आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट स्टेट एवरीबडी नोज गोवा है। लार्जेस्ट स्टेट ये भी आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान से है। दी स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्री और लाई ऑन दी कोस्ट। तो ऐसा स्टेट कौन है जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है और जो कोस्ट लाइन जिसकी नहीं है? वो है हरियाणा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। 4 स्टेट्स हैं ये, इसको आप याद कर लीजिए।